So, a formal good evening to all of you, and I am here on the part 3 of your revision. Now we will be covering chapter number 7 and chapter number 8 of your strategic management. And if we have some time and bandwidth, then few questions from your suggested for November 22. Up to chapter 6 we have covered in the first two lectures. First lecture was for 4 chapters and second one yesterday was done for 5 and 6. Today we are supposed to be on 7 and 8. Okay, so chapter 7 basically talks about organization and strategic leadership, if you remember. So when we talk about this, so when you talk about organization and strategic leadership, so organization and strategic leadership. Now, the moment you say in effective strategy, structure match may result in company rigidity and red tapeism given the complexity and need for rapid change in today's competitive environment. इसका मतलब क्या? गलत स्ट्रैटेजी को गलत स्ट्रक्चर के साथ अगर आप जोड़ दोगे तो आपके यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्पीड स्लो हो जाएगी. चेंज इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स चेंज इन टू वेज in the organization structure for two major reasons, because structure से strategy होती है, strategy से structure होता है. अब आप मुझे बताओ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से कल्चर चेंज होता है. यस और नो? तो स्ट्रैटेजी शुड ड्राइव द स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर शुड ड्राइव द स्ट्रैटेजी? ये बताओ, स्ट्रैटेजी से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर से स्ट्रैटेजी? So strategy say structure. Divya, you are saying it wrong. Strategy doesn't follow structure. Structure follows a strategy. दिव्या माली, गलती पकड़ो अपनी बेटा. ये स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है. न्यू स्ट्रैटेजी इज फॉर्म. प्रांजल, यू आर अगेन रॉन्ग. स्ट्रैटेजी शुड फॉलो स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर शुड फॉलो स्ट्रैटेजी. क्या कर रहे हो? ऐसी बेसिक गलतियां कर रहे हो भैया. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनेगी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डिमांड्स के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होगा. स्ट्रक्चर के चक्कर में कल्चर भी चेंज होगा. भूल गए क्या? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि डायनामिक है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनेगी, स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से कल्चर चेंज होगा. So structure and culture should follow strategy. परंजल शर्मा जी, दिव्या मैडम, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो लिखा, न्यू स्ट्रैटेजीज फॉर्म, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इमर्ज, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस डिक्लाइंस, a new structure is established, performance improves and again a new strategy is formed. तो स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है, लगातार ये चलता रहेगा गोल गोल. और स्ट्रक्चरल चेंजेस हम कितने कर सकते हैं? तो हमारे यहाँ पर इतने स्ट्रक्चर चेंजेस थे. एक सिंपल स्ट्रक्चर था, एक फंक्शनल है, एक डिविजनल है, एक मल्टी डिविजनल है, एसबीयू है, मैट्रिक्स है और नेटवर्क है और आर ग्लास स्ट्रक्चर है. इन सबके अंदर सबकी अच्छाइयाँ और सबकी बुराइयाँ हैं. फंक्शनल स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे फीजेबल है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पे? डिसीजन मेकिंग स्लो है या फास्ट है सिंपल और स्ट्रक्चर, सिंपल और फंक्शनल में? एक्सपेंसिव है या इनएक्सपेंसिव है? सर इनएक्सपेंसिव है. प्रॉब्लम होती है जब आप स्केल अप करते हो, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता, सारी जिम्मेदारी बॉस की होती है. करेक्ट? और
डिविजनल स्ट्रक्चर्स तब काम आते हैं जब जोग्राफिकल डिवीजन हो, प्रोडक्ट डिवीजन हो, कस्टमर बेस्ड डिवीजन हो और प्रोसेस बेस्ड डिवीजन हो. इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो जाती है कि नहीं होती है? डिवीजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि नहीं? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो जाती है. जोग्राफिकल डिवीजन is feasible when the products are different. Product division is feasible when the products are similar across the country. Customer based division is beneficial when customers are having separate needs and you need to cater to them, and process based division is feasible when the business requires different processes to be handled and accounted for properly. मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आप एक ही ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स चलाना चाहते हो. अगर आपको इसका इमेज याद हो, आपके मॉड्यूल में और मेरे नोट्स में था प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, और नीचे आता था मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर. मतलब प्रोडक्ट ए की मार्केटिंग, प्रोडक्ट बी की मार्केटिंग, प्रोडक्ट सी की मार्केटिंग, फिर प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन, प्रोडक्ट ए की मार्केटिंग, प्रोडक्ट बी की एचआर. ऐसा कुछ याद आ रहा है मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर्स में, वेयर द फंक्शनल डिविजन्स आर यूज्ड नॉट बाय वन प्रोडक्ट, बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स. Hello. So sounds good, looks nice, but is it easy for those divisions to change their capabilities on a regular basis and serve all the divisions in the same way? Yes. So there are problems on that. Okay. So please remember that. नहीं तो पता चला आप परेशान हो गए बाद में और कि क्या ही चल रहा है, वो नहीं होता है. Okay. देन मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैज गॉट रिलेटेड रिलेशन विद अदर बिजनेसेस और नॉट रिलेटेड विद अदर बिजनेसेस. नॉट रिलेटेड, कॉमन विजन, सेपरेट मिशन, सेपरेट ऑब्जेक्टिव, सेपरेट प्लानिंग, नॉट लिंक्ड विद एग्जिस्टिंग बिजनेसेस. हेलो, करेक्ट. सो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स इज लाइक you are responsible for your own profitability and performance, and you directly report to whom? To the vice chairman or directly the CEO? Sir, we report to the CEO. और इसके अंदर एक चीज और थी कि the role of the group vice president becomes ambiguous. Sir, strategic business units में you are responsible to the directly the CEO, and then finally what happens is the group vice president role becomes ambiguous. इसका मतलब वो vice president क्या करेगा पता नहीं, because every business head would report to the top level person. The mid level person is not needed then. Hello. अच्छा, मैट्रिक्स यहां तक क्लियर है क्या? तो मैं आगे बढ़ूं. सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की खासियत क्या है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में द पॉइंट इज व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर कंबाइंड विथ हॉरिजॉन्टल लिंकिंग मैकेनिज्म, एंड यू ट्राई टू क्रिएट अ डिविजन विच इज अ task force in the beginning, and then the task force really starts working and creates a separate identity of a new entity or a new project, and then you try to integrate that particular project or new entity into the mainstream. तो सबसे पहले इसके अंदर 3 पॉइंट्स थे. डेविस लॉरेंस ने 3 स्टेप्स इसकी दी हुई थी. नंबर 1 पहला था क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, and then the project manager integrates the project into the main business, and then a true dual layer authority structure is established. ऐसा कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताया था वन डोमिनोज गेट्स इनटू डिफरेंट डोमिनोज. हाउ डू यू ओपन वन स्टोर एंड देन यू गो ऑन ओपनिंग ऑल दो स्टोर्स यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम ईच अदर? यस और नो?
or Domino's or a Starbucks. This is how they function. What is the biggest problem with matrix structure? It seems to be very good to implement but very tough because of the challenges in implementation. Correct? याद आ गया? करेक्ट. ओके, अब नेटवर्क स्ट्रक्चर था क्या? नेटवर्क स्ट्रक्चर को लेके बहुत अच्छी अच्छी बात अपन ने नोट्स में डिस्कस करी थी. नेटवर्क स्ट्रक्चर डील्स विथ अ वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ ऑल द इन हाउस बिजनेस फंक्शंस एंड इट डेवलप्स इनटू अ नॉन हायरार्कियल कॉब वेब interlinked with each other with lots of associate subsidiaries and where outsourcing is carried to its extreme. Hello, याद आया? Correct. So network structure is an elimination of in-house business functions. It develops into a non-hierarchical COB web leading to various subsidiaries and associate companies or service providers connected each other digitally through a network, and the person between is acting as a broker. So by network structure, can I do cost leadership? No sir, because it will be having a problem. Acha, with network structure, can I do differentiation? With network structure, can I do differentiation? Tell me that. Hello? I can do, because if I am able to create a unique product by combining different service providers together, then that uniqueness can be made available to me and then I can charge a premium to the customer. So differentiation can be carried out because the customers are ready to pay for that extra benefit or the feature. संस्कार R&D मैं करूंगा ना. अगर मैं ब्रोकर हूं, मैं सबको कनेक्ट कर रहा हूं, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो मेरा है. सब लोगों को कंबाइन करके यूनिक प्रोडक्ट बनाने का स्किल तो मेरा है ना, तो मैं कर सकता हूं बिकॉज द कस्टमर इज रेडी टू पे. Network structure, you can do differentiation. Okay, network structure is feasible for long run stable environment or short run unstable environment. Sir, short run and unstable environment will help the network structure. Correct. Long run में नहीं हो सकता because long run में this will become expensive and every time you are paying charges to someone, then it is not possible because आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केट में कोई और उसको खुद बनाएगा तो वो सस्ते में बनेगा उससे, तो फिर आपको compete करने में प्रॉब्लम जाएगा उसके अंदर. करेक्ट. सो नाउ वी कम टू द आर ग्लास स्ट्रक्चर, द लास्ट वन. मैं इसको इस तरीके से रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इससे काफी सारे पेजेस डिवोटेड हैं इसके अंदर अपने नोट्स में, पर उसका जो मेन क्रक्स है मैं वो आपके साथ ले रहा हूं अभी रिवीजन में. सो दिस गिव्स यू एन आइडिया दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग थिंग्स हाउ फास्ट यू कैन रिवाइज. आप एक एक चीज को रटने की कोशिश मत कीजिए लास्ट टाइम पर, है ना, ध्यान रखना. लास्ट वन इज आर ग्लास स्ट्रक्चर. अंडर द आर ग्लास स्ट्रक्चर व्हाट डू वी डू? सो अंडर द आर ग्लास स्ट्रक्चर इज व्हेन यू हैव a top level team and a shrunken middle layer. Shrunken middle layer because of sophisticated IT controls and systems. So you have a direct control to the functional team. The top level can directly verify the work done by the team at the ground level, and the problems which they face are directly understood by the top level and solutions can be given. So a constricted middle layer or a shrunken middle layer provides you a direct access. So the problem only here is there is not much scope of improvement, not much scope of promotion because the middle layer is small. बराबर? There is no career development opportunities or no opportunities for promotion, but the overall operational cost comes down drastically. All the Zomatos, the Olas and the Ubers get into this particular category.
हेलो। डन। ये हो गए सारे स्ट्रक्चर्स आपके। अब मैं आपको 30-30 सेकेंड दे रहा हूँ, स्लाइड्स पढ़ते जाना। मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको समझा दिए। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स ईच टू रीच वन स्लाइड। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अगर पढ़ लो तो लिख देना डन। एवरीबडी हैज टू राइट डन। Great. Let's go to the next one, functional strategy. Done. Very good. Divisional strategy. Done. SBUs. Done. Okay. SBU कंटिन्यूड है। अगली स्लाइड आ गई है, पढ़ो जरा इसको। डन। यही सारी बातें अभी मैंने रिपीट करी थी। It is composed of operating units where each unit represents a separate business to which the top corporate officer delegates responsibility for day-to-day operations and business unit strategy to its managers. ध्रुव कुलवाल जी, एसबीयूज अपने हिसाब से बनते हैं। अगर आप कहीं सीईओ लिख रहे हो, कहीं मैनेजर लिख रहे हो, इट्स फाइन, बट बेसिकली जो एसबीयू हेड्स होते हैं वो डायरेक्ट सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, अगर उन्होंने डायरेक्ट किसी बिजनेस को एक एसबीयू में कन्वर्ट किया हुआ है। अब अगर आपने एक ही बिजनेस के अंदर 4 एसबीयू बना रखे हैं
तो वो चारों एसबीयू के मैनेजर्स होंगे जो आपको रिपोर्ट करेंगे, ऐसा। इसका कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, हायरार्की कोई लीगली डिफाइंड नहीं है बेटा इसकी। नेक्स्ट वन, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसके भी, हाँ, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के भी दो एक ही स्लाइड है, फटाफट पढ़ो जरा। डन, छोटा सा ही है। आगे जा रहा हूं मैं। It is networking carried to its extreme. A series of independent firms or businesses units linked together by computers in a MIS that designs, produces, and markets a product or service. Non-hierarchical COB web, virtual elimination of in-house business function, networking carried to its extreme या outsourcing carried to its extreme. ये इसके तीन चार मेन phrases हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर के। Not suitable in a long run environment, stable environment, suitable in an unstable and short run environment, because it will require everybody's margins to be added, which will make the product and service expensive and not so competitive as compared to others. बराबर। आर ग्लास स्ट्रक्चर, ये देख लो फटाफट। डन। एग्जाम्पल के लिए ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी आपको पता है अभी। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पर, लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन रोल्स। आपको याद रखना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम स्कूल के टाइम पर एक जैसा लिखते थे, बट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है या अलग अलग होती है, आप बताओ। रोल्स आर समथिंग विच यू हैव टू play on your own, that I have to do this. Responsibility is something where you have to ensure that this happens. So leadership roles are, number one, what is happening, staying on top of what is happening, promoting a culture that mobilizes and energizes organizational members, esprit de corps, bubbling with innovative ideas, exercising ethics, leadership and pushing corrective actions to improve strategy execution. ये roles आपको play करने हैं और आपकी responsibilities ये रहती है। Manage human capital, sustain high performance, willing to make candid, courageous and pragmatic decisions, and having decision making responsibilities that cannot be delegated. Hello. Role and responsibilities are different. Two kinds of leaders are there, transactional style and transformational style. Tell me one thing, which leadership style is suitable for regular business where not much of problems are there, business is running in profits and is having a stable and a growing, a stable time? Yes, answer is transactional. And when the business is in crisis, when you want to turn it around, or divestment or retrenchment is to be done, market is unstable, things are not clear, what kind of leader do you want? Transformational leader is intelligent or charismatic. Sir, he is charismatic. He will use his personal influence to support and push people. Correct? So they use, देखो पढ़ो, transformational leadership style uses charisma and enthusiasm to inspire people, to exert them. It is appropriate in turbulent environments. They inspire involvement in a mission, giving followers a dream or vision to elicit more dramatic changes in organization performance. ये होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ओके, एक सेकंड में स्क्रीन ब्लैकआउट होगी, घबराना मत। वो थोड़ा टेक्स्ट कट रहा है स्क्रीन का, इसीलिए मैं वापस से कर रहा हूँ।
अभी बराबर आ रही है, हाँ अब ठीक आ रही है आप लोगों को बराबर, ठीक है। और ट्रांजैक्शनल स्टाइल कैसी रहती है? दे ट्राई टू बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग कल्चर एंड एनहांस द करंट प्रैक्टिसेस. दे यूज अथॉरिटी ऑफ देयर पोजिशन and your office to exchange rewards such as pay and status. They are more formal in approach. They set clear goals with explicit rewards or penalties for achievement or non-achievement. Okay. तो ट्रांजैक्शनल लीडर में हमारे मनमोहन सिंह जी आएंगे. मोदी जी को आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में रखना पड़ेगा. यस और नो? अब मेरे को एक बार फिर से बताओ, आप स्ट्रैटेजी से कल्चर है या कल्चर से स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी से कल्चर है या कल्चर से स्ट्रैटेजी है? सर स्ट्रैटेजी से कल्चर है. कल्चर टेंजिबल चीज होती है, इनटेंजिबल चीज होती है? सच एन इनटेंजिबल थिंग एंड इट लीड्स टू व्हाट? Sir, it is a combination of 5 things: values, beliefs, principles, traditions, and ways of operations. It tells you how we do things around here, the way things are being done, the way things are managed, decisions are taken. So when you build a strategy supportive corporate culture, so culture refers to, देखो आप पढ़ के, और ये एक लाइन जो यहाँ में आपको दी हुई है, ये जो लाइन है जो रेड कलर के इसमें लिखी हुई है, ये आप अपने आंसर में डेकोरेशन के तौर पे डाल सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. मतलब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. इस चक्कर में हम कुछ भी नया नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो कल्चर का डेफिनेशन है ये पूरा. कंपनीज वैल्यू, बिलीव्स, प्रिंसिपल, ट्रेडिशन, वेज ऑफ ऑपरेशन एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. एवरी कंपनी हैज अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इट्स ओन बिजनेस फिलोसफी of approaching problems and making decisions, its own work climate and how do we things around here. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. वो जो होता है वो कल्चर होता है. अब कल्चर को चेंज करना हो तो क्या क्या करना पड़ता है, ये एक बार 1 से लेके 7 तक वापस से कल्चर की डेफिनेशन के पॉइंट्स पढ़ो और पढ़ के मेरे को बोलो डन, तो मैं आगे बढ़ूं. लास्ट वाला केमिस्ट्री एंड वाइब्रेशंस दैट परमिएट द वर्क एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि आपस की ट्यूनिंग हम सब की कैसी रहती है, हम सब एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं और कैसे रहते हैं. जैसे अभी विराट कोहली की इनिंग्स के बाद केमिस्ट्री और वाइब्रेशन पूरी टीम का बहुत अच्छा है. एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट कि हमारा वन ऑफ द मेन बैट्समैन फॉर्म में है. परमिएट्स मीन्स फैलना, चारों तरफ स्प्रेड आउट होना. ओके. अगर कल्चर स्ट्रैटेजी से मैच हो जाए तो क्या बेनिफिट्स हैं? अब अगर हमारा कल्चर स्ट्रैटेजी से मैच हो जाता है, जैसे हम सबको मालूम है हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, हमें जाते थे चौके छक्के मारने हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ इनफॉर्मल रूल्स एंड पीयर प्रेशर कि तू भी मार रहा है मैं भी मारूंगा, रन ज्यादा बनाने हैं. It sets the mood, temperament, motivation of the workforce and positively affects organization energy, work habits and operating practices. It nurtures and motivates people. It provides structure, standards and a value system in which to operate. And it helps people do their jobs better. जहाँ उनको पता है कि हमारी कद्र होगी और हमारे काम करने के तरीकों को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. जस्ट एक बच्चों. ओके. सो व्हेन कल्चर मैचेस द स्ट्रैटेजी, तो ये बेनिफिट्स होते हैं.
द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन दैट अ मैनेजमेंट इज ट्रूली कमिटेड टू क्रिएटिंग अ न्यू कल्चर इंक्लूड. ये इमेज में बड़ी सोच समझ के लाया हूं, ये आपके EIS से भी जुड़ी हुई है, बट आप इसको एक बार जरा देखो. ये आपको EIS में भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ये सब कुछ समझ में आ रही है. ये बैंक अपने रेगुलर रिकन्सिलेशन को ऑनलाइन कर रही है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और कोर बैंकिंग से जोड़ रही है. तो इसका मतलब इसके लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर लगा होगा या लोगों ने भी बदला होगा या एवरीबडी वुड हैव कोऑपरेटेड टू वर्क. सर एवरीबडी वुड हैव कोऑपरेटेड टू वर्क ऑन दिस, यस और नो? So how do you do this? Sir, I do this by doing the following steps. Number one, I revise policy and procedure. I alter the incentive compensation. I praise and recognize people who are with the new methods, who have desired cultural values and serve as role models, replacing executives who are in the old culture, and communicate to employees that basis and benefits of cultural change. Hello. आप लोग के नोट्स में अगर आप देखोगे तो कल्चर मैच होता है तो क्या बेनिफिट्स हैं, कल्चर मैच नहीं होता है तो क्या क्या करना है, वो भी दिया हुआ है. सबसे बड़ा फियर किसी भी को भी क्या होता है कि हमारा जॉब लॉस हो जाएगा. तो उसकी बात को सुनो, प्रॉब्लम को समझो और सॉल्व करने में हेल्प करो. हेल्प करने के नाम पर जब आप परिवर्तन लाओगे तो आपको ये 5-6 स्टेप्स करना पड़ेंगे. एम आई करेक्ट? ओके. हो गया. नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप. सर एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ माइंड टू सीक अपॉर्चुनिटीज, टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड ड्राइव बेनिफिट्स बाय स्टार्टिंग एंड रनिंग अ वेंचर. एंड एंटरप्रेन्योर इज द वन who initiates and innovates a new concept, arranges coordinated the resources such as man, machine, material, money, faces risk and uncertainty and adds value to the product or service, and is responsible for the profit or loss of the company. ये है entrepreneurship. Intrapreneurship क्या है? Do I leave the job or I remain within the same job and try to do it? बताओ. Intrapreneurship. You remain in the same job. देखो ये रहा. An intrapreneur is the one who operates within the boundaries of an organization, is an employee of a large organization who is vested with the authority of initiating creativity and innovation in the company's products, services and projects, redesigning the process, workflows and systems. So intrapreneurship और entrepreneurship में अंतर है. He works within the limits of the entity. बोलो साहब, clear? अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 पर. ओके. तो अब हमारे 5-6 टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर. एक तो होता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजिक चेंज, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, स्ट्रैटेजी ऑडिट, BPR एंड बेंचमार्किंग. ओके. ओके. अब इनको पढ़ लेते हैं. हमारे लास्ट थिंग, सर रिलेशनशिप बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. तो सर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में, फॉर्मुलेशन इज अ थिंकिंग एक्टिविटी, इम्प्लीमेंटेशन इज अ डूइंग एक्टिविटी. फॉर्मुलेशन इज अबाउट ड्रीमिंग, implementation is about acting on that particular dream. Formulation requires analytical and intuitive skills. It requires implementation requires coordination and cooperation skills. Correct? The strategic management process does not end when the firm decides what strategy to pursue. There must be translation of strategic thought into strategic action. And implementation is concerned with translating a decision into action, and most of the times manager fail to differentiate between the two. Linkages, एक होता फॉरवर्ड लिंकेज, एक होता बैकवर्ड लिंकेज. ये इमेज थोड़ा सा ब्लर है बट काफी अच्छा है इसलिए मैंने रखा है. एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ
formulation on implementation is forward linkage and the impact of implementation on next formulation is backward linkage. पढ़ के देखो. ये समझ में आया? गुप्ता जी सो रहे हैं? गुप्ता जी, अच्छा है, सुन रहे हैं? अच्छा. फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है. मेरे को एक बात बताओ, आपसे मैं पूछता हूं, एफिशिएंसी कॉर्पोरेट लेवल का काम है या फंक्शनल लेवल का काम है? वेरी गुड मोक्स. फंक्शनल फंक्शनल फंक्शनल, वेरी गुड. इफेक्टिवनेस किसका काम है? सर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल, टॉप लेवल, करेक्ट. Efficiency is essentially introspective, means my own capability to do things, whereas effectiveness is your capability to connect to the requirements of the external environment and change your product, services and business as per those needs. Yes or no? करेक्ट. एफिशिएंसी और इफेक्टिव, ये देखो, और मैंने एक लाइन आपको क्लास में भी मेंशन करवाई थी, फिर भी बोला हूं, टू बी इफेक्टिव इज टू डू द राइट थिंग एंड टू बी एफिशिएंट इज टू डू द थिंग राइट. ये वाली स्लाइड पढ़ो, रिवीजन में बहुत काम आएगी तुम लोगों को ये वाली स्लाइड. आया? डन. फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन का ये एक स्लाइड मेरे ख्याल से एग्जाम में अगर वो पूछ ले तो हमारी तो लॉटरी लग जाए. 5 नंबर की, पूरे 5 के 5 आ सकते हैं आपको. मेरे को 5 वर्ड्स याद रखने. फॉर्मुलेशन इज पोजिशनिंग द फोर्सेस बिफोर द एक्शन. आपको क्लास में मैंने बाहुबली का वीडियो क्लिप दिखाया था, तो बाहुबली के वीडियो क्लिप में जब वो बैठ के शुरू में प्लानिंग करते हैं तो वो फॉर्मुलेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है? बाहुबली का वो फॉर्मुलेशन आपको याद है ना? उस हिसाब से प्यारे पांचों के पांचों पॉइंट देखो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के. पोजिशनिंग फोर्सेस बिफोर द एक्शन, फोकसिंग ऑन इफेक्टिवनेस, त्रिशूल व्यू. इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. कालके को नहीं पता होगा, हमें करना चाहिए. आधी सेना वो आगे भेजेगा. कटप्पा तुम घर के सामने अपनी किले के सामने अपनी दीवार बना दो. मौका देख के भल्ला और बाहू उधर चले जाना. और बोले 1 पहर तक मैं रोके रखूंगा, तब तक उसको पलटवार करने में टाइम लगेगा, इतना बहुत है. तो ये फॉर्मुलेशन है. फिर क्या होता है जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो मैनेज द फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन. ड्यूरिंग द एक्शन में ये होता है कि उनका जो किला होता है वो टूट जाता है. फिर वो बोलता नहीं मैं लड़ूंगा. सो इट रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स. फिर वो कोऑर्डिनेट करता है, वो फिर खुद लड़ाई लड़ता है, अपने गांव वालों को मारे बगैर उन लोगों को मारने की कोशिश करता है. So all those is implementation. Am I clear? Hello? करेक्ट. वो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपके काम के, और ये टेबल आपके नोट्स में भी बनी हुई है. अब जब मैं किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करता हूं तो बोलना बहुत आसान होता है, इम्प्लीमेंट करो इम्प्लीमेंट करो. बट व्हेन यू एक्चुअली गो डाउन एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स, यू हैव टू पुट अ प्लान इनटू एक्शन.
Then implementation tasks are meant to realize the intent. Strategy should lead to plan. Plans leads to programs. Programs lead to a set of GPPRS goals, policy, procedure, rules, and steps. And then those steps leads to creation of projects, and projects leads to creation of infrastructure for day-to-day operations in the organization. Ayana. Okay. Sir, practical problems in strategy implementation. Strategists are too busy to actively support strategy implementation efforts, and their lack of interest is harmful to organizational success. केबिन में बैठ के बोल देना ये करना है, ये करना है, ये करना है आसान है. एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को नीचे समझ में नहीं आता. तो 4 प्रॉब्लम्स होते हैं. देखो, नंबर 1, द लॉजिक फॉर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 1, मेजर कॉम्पिटिटर अचीवमेंट शुड बी टोल्ड सो दैट दे गेट मोटिवेटेड कि हमको भी इतना काम करना है. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स शुड बी मेड क्लियर एंड द आंसर्स, द क्वेश्चन शैल बी आंसर्ड. एंड टॉप डाउन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज नीडेड फॉर डेवलपिंग बॉटम अप सपोर्ट. मतलब आपको अपने बंदों से खुल के बात करनी पड़ेगी. कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है बताना पड़ेगा, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है वो बताना पड़ेगा, और उनकी क्वेरीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी इफ यू रियली वांट थिंग्स टू वर्क. बोलो साहब, यहां तक क्लियर? अब यहां के बाद हम आते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज के ऊपर. सर, परिवर्तन लाना है. परिवर्तन लाने के लिए हम पिछले 8 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा आंसर लिखें. अब आप सामने पहुंच चुके हो उस मंजिल के जहां पर आपको एक्चुअल में आंसर लिखना है. तो उसी प्रकार से परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है. लगातार पीछे लगना पड़ता है. आपको नए प्रकार के बेनिफिट्स बताने पड़ते हैं कि इसका करने से ये फायदा होगा, ये करने से ये फायदा होगा. सो हाउ डू यू इनिशिएट अ चेंज? देयर आर 3 स्टेप्स. नंबर 1, फर्स्ट, अंडरस्टैंड दैट यस वी नीड चेंज, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज. सेकेंड, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज. अब यहां पर एक वर्ड आया था शेयर्ड विजन एंड विजन शेयर्ड, अगर आपको याद हो. Shared vision is when you try to create something after taking everybody's consent. That is shared vision. Okay? And vision shared is when you have already decided something and then you communicate it to the lower level that this is what I have decided, this is to be done. So that is vision shared. ये याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है. So recognize the need for change. Going for environmental scanning involving appraisal of both internal and external capabilities, maybe through SWOT analysis. Determine where the lacuna lies and scope for change exists. Create a shared vision. Management has to convince all those concerned that a change in the business culture is not superficial or cosmetic. Actions taken have to be credible, visible and unmistakably indicative of management seriousness. Management serious देखना चाहिए कि वो बदलाव लाना चाहता है. So it requires implementation of change strategy, changing the culture, changing the desired values. And please make sure that the people don't go back to the old ways. Capacity of self renewal should be a fundamental anchor to the new culture of the firm. तो स्ट्रैटेजिक चेंज की स्टेप्स हैं ये. अब कर्ट लुइन का मॉडल था. अब ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो भी बोला था क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे उसने. ये था स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक चेंज. फिर कर्ट लुइन ने मॉडल दिया था. कर्ट लुइन का मॉडल था अनफ्रीज, चेंज और फ्रीज. Unfreeze का मतलब है make people aware that there is going to be change, ask them questions, give them answers, get them satisfied, and then you need to change the situation. And change करने के बाद आपको वो आदत डलवानी पड़ेगी कि अब ये काम ऐसे ही होगा, पुराने तरीके से नहीं होगा. हेलो, तो ये तीनों का वो था, अनफ्रीज, चेंज और फ्रीज. बोलो साहब, क्लियर? एग्जाम में ध्यान रखना, जब तक वो कर्ट लुइन नहीं बोले तब तक अनफ्रीज, चेंज और फ्रीज मत डालना. अगर वो सिर्फ स्ट्रैटेजिक चेंज की बात करता है तो ये चाहिए रहेगा आपको. अब ये याद रखने की कैपेसिटी पे रहेगा. अब ये चीजों में गलतियां मत करना तुम लोग वहां पर. ओके,
Done. Okay. इसके बाद कंट्रोल थे आपके मेरे पास. कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी थी. ये 2 बार आ गई शायद. यस, नीडेड भी थी. ठीक है. सो कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल वर्ड का मतलब ये होता है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस टू एंश्योर दैट वॉट एवर वॉज थॉट इज बीइंग डन और नॉट. अ ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज traffic lights are a great example of control. They cannot eliminate the risk of an accident, but they can reduce the risk of accident to a large extent. Hello. So there are 3 types of control. Now you tell me first, operational control will be very generic or very specific? बताते चलो. Will be quantifiable or not quantifiable? Operational control should be quantifiable or not quantifiable? Sir, it should be quantifiable. It should establish a specific input-output relationship so as to measure that whatever work was done or is to be done is being done or not in the proper way. Correct? So it will be like individual task or transaction as against total or more aggregative management functions. Correct? Management control will be very specific, quantifiable, one-to-one, या a bit generic. It will take care of one activity or multiple activities. Sir, it will take care of multiple activities. Will it be concerned with the overall performance of particular divisions and businesses? Yes or no? Will it be responsible for the overall direction of the organization? Management control? ये आंसर है नो. ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैटर ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. समझना, जो बिजनेसेस चल रहे हैं, जो बिजनेसेस ऑलरेडी हैं, उन पर ध्यान देना मैनेजमेंट कंट्रोल है. ओवरऑल आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन सही सेट है कि नहीं है, वो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है. आया नहीं आया? Under strategic control, you will have various things. Under that, you will have strategic surveillance, premise control, special alert control, formulation control and implementation control. ध्यान से पढ़ना. मैनेजमेंट कंट्रोल देखो, पढ़ो मेरे साथ, वो रेड कलर का जो कॉलम है बीच में. It is more inclusive and more aggregative in the sense of embracing the integrated activities of a complete department, division or even the entire organization instead or merely narrowly circumscribed activities of a sub unit. मतलब सिर्फ एक यूनिट की नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक की जिम्मेदारी ले सकता है. बट द ओवरऑल डायरेक्शन, decision that whether to continue or not or getting into a new business, that all will be dependent on strategic control. ये क्लियर है सबको? Now we are getting into strategic control. और strategic control के अंदर क्या क्या है ये पढ़ो आप मेरे साथ. It's one of the most important functions of management, regarded as core of the management process. The controlling functions involve monitoring the activity and measuring results against pre-established standards, analyzing and correcting deviation as necessary, and maintaining and adapting the system. There are 3 types of control: operational, management and strategic control. अब ये जो इमेज है ये किसकी है? ऑपरेशनल की है, मैनेजमेंट की है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की जो इमेज है किसकी है ये बताओ? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की है. नाउ टेल मी वन थिंग. अंडर दिस स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस विल बी वेरी स्पेसिफिक और वेरी जेनेरिक. सर, इट विल बी वेरी जेनेरिक
correct? It requires moving around in the market, attending conferences and seminars, trying to understand what are the new developments in your industry as well as other industries, reading newspapers, attending seminars. All these things will form part of strategic surveillance. Here you are not concerned about particular product, particular raw material or profit loss, but the overall general direction. करेक्ट. मोक्ष उसको ऐसा करना चाहिए, डिस्कवरिंग द अनडिस्कवर्ड. मोक्ष ने लिखा था डिस्क्लोजिंग द अनडिस्क्लोज, नहीं, डिस्कवरिंग द अनडिस्कवर्ड. Strategic surveillance will be like very open-ended. Okay. Now, premise control refers to those assumptions, those fundamentals on which your business was based. Those premises are still valid or not. For example, you are in 2022 talking to me in the October 22 month. COVID restrictions have gone. All the businesses which were built on purely on tech-based technology and saying that everything can be done from home, their premise is getting disturbed now. 12,500 people are 14,500 people are being laid off from Byju's, Vedantu, Unacademy. Why? Because most of them are thinking now that people thought that everything will move online. That is not the case. People are gone back to the olden days now. So the premise on which the business was built, that we will make lots of money, people will subscribe to our lectures, people will keep watching the tablets and everything will happen through tablet, that is not continued far. So premise control. The basic fundamentals on which your business was established are getting disturbed. So premise is the basic fundamentals. मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना? Second, formulation. So formulation control is something while you try to see that what the environment is requiring from you and what your capabilities are. That is called strategy formulation control. And when you implement it, because strategies are partly proactive, partly reactive, everything will not go as per what you wanted. So when you implement, there will be a zigzag line which is you can see from the image, time 2 to time 3. Implementation is a bit of a zigzag. And if anything unforeseen happens, unexpected happens or surprising happens, then you need a special alert control. Usually when you are into formulation and something special happens or something extraordinary happens, you can incorporate that into planning. But while implementation, if something goes wrong, then you need to have a special alert control. Hello, समझा क्या? ये रहे चारों. 1 मिनट दिया, पढ़ो. कंप्लीट हो जाए तो मेरे को यस बोलने का. Done. There is one requirement from Dhruv saying, sir, implementation control के 2 फॉर्म्स हैं. जो चौथा वाला कॉलम है उसके लास्ट 2, मॉनिटरिंग, स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट एंड माइलस्टोन रिव्यूज, उसको समझा दो, वो मैं बता देता हूँ. और एक चीज आपसे भी पूछना चाहता हूँ मैंने क्लास में भी आपको ये समझाया था और मैं वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ऑपरेशनल कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल एक ही बात है या अलग अलग बात है?
Operational control is about day-to-day activities, whether your day-to-day actions and functions are working properly or not. It means your machines are working properly or not, workers are coming on time or not, purchase is happening properly or not. These are operational controls. Implementation control is not about day-to-day activities. It is about the overall strategy which is being implemented is going in the right direction or not. So implementation control is not about प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वर्कर आया कि नहीं आया. इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज अबाउट मेरे को ये सब अचीव करना था इतने दिन में, स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मैंने सोचा था 6 महीने में इतना हो जाएगा, 10 महीने में इतना हो जाएगा, तो मैं मेरे माइलस्टोन रिव्यूज करता हूं. ये क्वेश्चन एग्जाम में उन्होंने पूछा है एक्चुअली आप लोगों से. Operational control and implementation control are same, so the answer is no. Operational control only is concerned with the functioning of day-to-day working and trying to see that whether things are working as per the plan or not. That's it. Implementation control is not about day-to-day working. It is about the strategic focus and the strategic direction, that the company is moving in the right direction or not. Monitoring strategic thrust is whatever the focus as per the strategy was taken is happening or not. And secondly, milestone reviews is something that we have been able to achieve what we wanted to achieve in the overall strategy implementation duration. याद रहेगा? ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्लास में भी इंसिस्ट करा था इस पे. जस्ट अ सेक बच्चों, जस्ट अ सेक. Okay. Saying this कि strategic control is मतलब वो implementation control is aggregative and operational individual. No, I would disagree. Implementation control is more about your strategy is getting implemented or not. प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी सही डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही, ये देखने का काम इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल का है. आप अपनी डे टू डे वर्किंग 4 दिन गलत कर सकते हो, 4 दिन बाद सही कर सकते हो, ये सब आपका ऑपरेशनल कंट्रोल है. ऐसा. सो आउट ऑफ 10 days इफ यू वर्क 5 days वेरी नाइस and 3 days very bad and 2 days you compensate after those 3 days. So as per implementation control things are on track. But as per operational control, things are not on track because you are not doing consistent work. समझा अभी कि अभी भी नहीं समझा? एक आता स्ट्रैटेजी ऑडिट. ये स्ट्रैटेजी ऑडिट अपने आप में ही एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में सोच के अजीब लगता है कि ये भी कैसे हो सकता है, पर अब ठीक है. स्ट्रैटेजी को जब आप ऑडिट करने जाते हो तो यू आर ट्राइंग टू सिट ऑन द हेड ऑफ द टॉप लेवल. जिसने स्ट्रैटेजी बनाई उसको जाके चेक कर रहे हो कि तुमने स्ट्रैटेजी सही बनाई थी या नहीं बनाई थी. इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस तो किया है आपके इसमें, और उनने जब से इंट्रोड्यूस करा है वो पूछते भी रहते हैं. रिचर्ड रूमेल्ट का क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटेजी ऑडिट है. बट कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग स्ट्रैटेजी वैसे भी बहुत डायनामिक होती है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनती है. ऐसे में बाद में बैठ के टीका टिप्पणी करना ये सही हुआ या गलत हुआ ये बोलना बहुत आसान है, पर इसको करना बड़ा चैलेंजिंग है. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग, आप 3rd लाइन से पढ़ो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव लुक एट द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग assessment of the direction of a business and comparing to the course of the direction required to succeed in a changing environment. मतलब बिजनेस को जो टॉप लेवल है वो सबसे अच्छे से जानता है, ऐसा मैं मानता हूं. तो वो टॉप लेवल के ऊपर बैठ के बोलना कि तुमने सही सोचा तुमने गलत सोचा, ये थोड़ा सा अलग है. बट एनीवेज इट्स अ टॉपिक, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन इज द स्ट्रैटेजिक ऑडिट नीडेड. स्ट्रैटेजी का ऑडिट की जरूरत कब पड़ती है, तो वो 6-7 इंडिकेटर्स हैं. देखो, नंबर 1, when the performance indicators reflect that a strategy is not working properly or is not producing the desired result. 1, when the goal and objectives of the strategy are not being accomplished, a major changes taking place in the external environment, when the top management plans to fine tune the existing strategies and introduce new ones, and to ensure that a strategy that has worked in the past continue to be in tune with the changes that may have occurred since the formulation of strategies. Last के 2 पॉइंट फिर से बताता हूं मैं.
जब टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि जो चल रहा है इसको हम थोड़ा बहुत बदलेंगे और नए तरीके लाएंगे, और हम ये चेक रखना चाहते हैं इस बात पे कि जिन बेसिस पे हम पिछले सालों में आगे बढ़े थे, आगे भी हम उन्हीं बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं या हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी ऑडिट बाय फोर्स, बाय लॉ है या बाय चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट होगा, पहले तो ये बताओ। सर बाय चॉइस होगा। इज इट अ लीगल रिक्वायरमेंट और मैनेजमेंट रिक्वायर्स इट्स ऑन इट्स ओन? और इसमें मैनेजमेंट कोऑपरेटिव होगा या नॉन कोऑपरेटिव होगा? सर मैनेजमेंट को कोऑपरेटिव बनना पड़ेगा तो ही उसके लिए हम कुछ सुधार के दे सकते हैं। बराबर। ये रिचर्ड रूमेल का क्राइटेरिया है, CCMA, CCFA। आई डोंट नो, आई रिमेम्बर्ड कि हमने इसका कोई राइमिंग वो भी बनाया था, बट मैं वो भूल गया। कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फीजिबिलिटी एंड एडवांटेज, 4 थे CCFA, रिचर्ड रूमेल का क्राइटेरिया। कंसिस्टेंसी मतलब conflict and interdepartmental bickering are often symptoms of managerial disorder, but these problems may also be a sign of strategic inconsistency. पहला। Consonance, adaptive response to the external environment to the critical changes occurring within it, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि बाजार के हिसाब से अपने आप को बदले। Feasible, आप पहले ये देख लो आप क्या क्या कर सकते हो। डोंट ओवर टैक्स योर रिसोर्सेस एंड डोंट क्रिएट अनसॉल्वेबल सब प्रॉब्लम्स। इनका मतलब क्या है कि आप जिसकी कैपेबिलिटीज जितनी हैं उससे ज़्यादा बड़े बड़े आप अपने टारगेट सेट कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है, और आप ऐसी सिचुएशंस मत क्रिएट करो जो आप अपने यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मनी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग ऑल दिस स्टफ। डू यू हैव दैट मनी और विल यू बोरो दैट मनी? एंड देन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैलकुलेशन शुड बी देयर, दैट ROI वर्सेज द कॉस्ट ऑफ डेट एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है। एडवांटेज, ये सब ABCD करने के बाद आपको कुछ क्रिएटिव एडवांटेज, मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए, एंड दैट एडवांटेज शुड रिजल्ट विद द सुपीरियरिटी ऑफ एनी ऑफ द 3 थिंग्स। या तो रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पोजीशन बहुत अच्छी है। इन तीनों में से ही रीजन निकल कर आता है आपके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस का। बोलो साहब, क्लियर? ये याद रखना, जैसा उधर कंट्रोल में मैंने आपको बोला था, एक तो स्ट्रैटेजिक चेंज था, तो उधर भी एक कर्ट लुविन बैठा हुआ है। ठीक है, तो कर्ट लुविन के 3 स्टेप्स थे, अनफ्रीज, चेंज और फ्रीज। पर उससे पहले था इनिशिएट द नीड फॉर चेंज, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन, और वो तो वो 3 पॉइंट है ये सबके, तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आप इनको जैसे 4 कॉलम बना के अपनी कंफ्यूजन क्लियर करके रख लेना, ऐसा मेरा सजेशन है। स्ट्रैटेजिक चेंज, उसके अंदर नीड फॉर स्ट्रैटेजिक चेंज के 3 पॉइंट हैं, और फिर उसके बाद आपका कर्ट लुविन का चेंज प्रोसेस है। ठीक है, फिर आप आना स्ट्रैटेजी ऑडिट पे। तो स्ट्रैटेजी ऑडिट के अंदर 6 पॉइंट इससे पहले वाली स्लाइड पे थे, नीड फॉर स्ट्रैटेजी ऑडिट, और फिर रिचर्ड रूमेल क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटेजी ऑडिट। ये है, ये ध्यान रखना। मुझे पूरा भरोसा है आपको वर्ड्स याद आ गए तो आप उसके अंदर लिख लोगे, बट द ओनली चैलेंज इज कि ये किस पे क्या लिखना है वो याद रहना चाहिए बस। ओके, स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन करना कितना मुश्किल है वो इधर देखेगा आपको मिला। एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्सोलेसेंस रेट बहुत ज़्यादा है, एंड डोमेस्टिक वर्ल्ड इवेंट्स इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है तो बहुत ज़्यादा होता है, और टाइम स्पैन जिसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो आजकल बहुत छोटा आ गया। अगर आज आपके तरफ से कोई बोलता है मैं अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहा हूँ तो आप उस पर हंसते हो, बोले पॉसिबल ही नहीं है 10 साल की प्लानिंग करना आज की तारीख में, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग ऑन अ चेंज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, so these are the reasons why strategy evaluation is difficult today. Last but not the least, we come to business process re-engineering. Business process re-engineering is starting over from scratch all over the again, forgetting things how they were being done earlier. It's an approach of regular improvement or unusual radical improvement. बताओ मुझे।
an unusual radical improvement. Correct? So critical business process and supporting business system. So to obtain quantum gains in terms of our time, cost, output, quality and responsiveness to the customers, and the effort is aimed at redesigning and eliminating all the redundant and non-value adding steps, increasing the speed and workflow through IT systems. It's a total deconstruction and rethinking of a business process in entirety, unconstrained by its existing structure and pattern. ये पढ़ के बताओ मुझे फटाफट जल्दी से. बिजनेस प्रोसेस पढ़ो और बोलो अगर समझ में आ गया हो तो बोलो यस तो मैं आगे बढ़ूं. देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस नाउ. Done? अब कोर प्रोसेस और नॉन कोर प्रोसेस होती है तो बीपीआर किसका करना है, कोर का या नॉन कोर का, बताओ. अच्छा, बीपीआर इज इक्वल्स टू रिपेयर मॉडिफिकेशन या बीपीआर इज मोर देन रिपेयर मॉडिफिकेशन? करेक्ट. सो आइनॉक्स अगर बॉक्स ऑफिस पे एक खिड़की और डालता है तो वो रिपेयर मॉडिफिकेशन है या री इंजीनियरिंग है? एक काउंटर और बढ़ाना. सर वो रिपेयर एंड मॉडिफिकेशन है. बट आइनॉक्स अगर एक मोबाइल ऐप डेवलप कर देता है जिससे घर बैठे बुकिंग हो सकती है तो वो क्या है, मॉडिफिकेशन है या री इंजीनियरिंग है? करेक्ट. आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? नंबर 1, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव इन द फ्रेमवर्क, आइडेंटिफाई कस्टमर एंड डिफाइन देयर नीड्स, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, फॉर्मुलेट अ रीडिजाइन प्लान एंड इंप्लीमेंट द रीडिजाइन. मतलब वापस बोलता हूँ, व्हाट डू यू वांट, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई कस्टमर एंड डिटरमाइन देयर नीड्स, हु वाज, विच डिपार्टमेंट हैज टू बी चेंज्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ, इसको रीडिजाइन करो और इंप्लीमेंट करो. बराबर. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पीपल डोंट easily change, accept the changes, and especially people try to hang on to the old and the familiar. देखो लिखा है, it disturbs the established hierarchies and functional structures and creates serious repercussions and involves resistance among the workforce. Reengineering takes time and expenditure in short run that many companies are reluctant to go through the exercise. Even there can be a loss in the revenue during transition period. Setting of target becomes tricky. If the targets are not properly set, the whole exercise can become a failure. एक क्वेश्चन जो उनको बहुत दिनों से बार बार पूछने का मन होता है, रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर. ये आप और मैं समझते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज एनी ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस नाउ यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस विल बी जनरल आंसर. व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन एन आंसर इज दिस. प्लीज रीड दीज 3 main points, 2 points which are there on the slide. A re-engineered business process characterized by IT-assisted speed, accuracy and integration of data. ये लैंग्वेज लिखनी है, speed, accuracy and integration of data on meeting the customer needs and expectations quickly and adequately. फिर से पढ़ो. A re-engineered business process characterized by IT-assisted speed, accuracy, integration of data on meeting the customer needs and expectation quickly and adequately. It should lead to increase in efficiency as well as effectiveness and innovation. Efficiency by way of increased productivity, effectiveness by developing better management, and by way of improving product services as innovation. All this can bring about a radical change in quality of products and services, thereby improving the competitiveness and customer satisfaction.
इतना सा लिखना है तुमको, रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर, और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होता है वो। ओके, फिर आता बेंचमार्किंग। Benchmarking is when you try to compare yourself with others and you try to set your standards and try to work out that what was going wrong and improve your capabilities based on that. That is called benchmarking. So benchmarking में सबसे पहले होता है identify the needs, study the existing process, compare it with the best process, find out what are the deviations and then start working on it. ये रहा, identify the need for benchmarking and planning, clearly understand the existing process, identify the best process, compare our own process with that of others, prepare a report, the steps necessary to close the performance gap and evaluation. याद आ गया? ये वही आपको एग्जाम्पल याद होगा ना, मैंने वो बोला था, लालू लड़कियों को देख रहा है गर्ल्स हॉस्टल पे, साथ में भीम था, फिर असीम सर आए थे, तो भीम बोला लालू को मेरे को तेज दौड़ना है, असीम सर से तेज नहीं दौड़ना है। याद आया? अच्छा, अनुराग द्विवेदी, आपको कंफ्यूजन होता है बीपीआर और बेंचमार्किंग में। चलो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं, सुनो मेरी बात। बीपीआर में तुम किसी एक प्रोसेस को करते हो या पूरे के पूरे मतलब पूरे सिस्टम को चेंज कर देते हो? बताओ, इंडिविजुअल प्रोसेस का ध्यान देते हो या पूरा सिस्टम चेंज करते हो बीपीआर में? याद रखो, आइनॉक्स ने एक एक्स्ट्रा खिड़की लगाई तो वो मॉडिफिकेशन है, लेकिन उसने उठा के पूरा प्रोसेस ही बदल दिया टिकटिंग का, तो वो क्या हो गया? वो री इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है, अब री इंजीनियरिंग करते समय आप बेंचमार्किंग का यूज कर सकते हो। बेंचमार्किंग का यूज कैसे हो सकता है कि द मोमेंट अ कस्टमर इज पुटिंग द क्रेडिट कार्ड डिटेल, द पेमेंट शुड बी प्रोसेस इन एन एनक्रिप्टेड मैनर विद इन 5 seconds. If there is a concept of OTP, so the OTP should go to the text message as well as WhatsApp in 10 seconds. So that is the benchmark. So benchmarking can be done by comparing your with the best level people in terms of specific activities, but combined set of all the activities together to create a better output leads to a BPR. BPR से benchmarking नहीं होती है, benchmarking से BPR होता है। हेलो, आयो कि नहीं आयो? ठीक है, ये हो गया अपने पूरे 8 चैप्टर कंप्लीट। यहां पर मैं केस स्टडीज के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आपके सजेस्ट आरटीपीज को जरूर देख लीजिए, और अगर आपको चाहिए कि इस अटेम्प्ट की आरटीपी तो देख ली और प्रीवियस अटेम्प्ट्स की आरटीपी चाहिए तो वो मैं भिजवा देता हूं, सो दैट शैल हेल्प यू। आठों चैप्टर के सारे टॉपिक्स मैंने अभी कवर करा दिया आपको। फर्स्ट डे 2 घंटा, फिर 1 घंटा और आज 1.25 घंटा, तो 4.25 घंटे में मैंने 8 चैप्टर्स आपको करा दिए हैं। मेरी आपसे सिंपल रिक्वेस्ट ये है, बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश न कीजिए, आप बस अब ब्राउज करते चलिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, और इतना भरोसा खुद पे कर लो, एग्जाम में जब सामने बैठोगे तो लिखते जाओगे। ओके, देखो डर तो लगेगा, डर लगेगा, डर लगना अच्छी बात है। यू विल बी कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर इट। अगर आपको बोलते कि मैं तो पूरा निश्चिंत होकर बैठ गया, तो मैं नहीं मानता, वो सही नहीं है। पॉइंट्स लर्न करने में छोटे बहुत जो कंफ्यूजन आएंगे तो आप उसको खोल खोल के चेक कर सकते हो, मैंने इसलिए आपको बता दिया अभी। और ये पूरा लेक्चर आपके सामने है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन आप ऑडिट का पेपर देकर आओ उसी दिन ये 4 घंटे का लेक्चर देख लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा। वैसा ही एक रिवीजन आपको सागर सर का मिल जाएगा। उसके बाद अगले दिन अपनी मन से जितना पढ़ना है पढ़ते रहना। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस दिन पेपर देकर आओगे ऑडिट का, उस दिन ये वीडियो देख लेना, और उसके बाद अगले दिन अपने मन से पढ़ना।
एंड स्लीप वेल. डोंट डू दिस बेवकूफी ऑफ वेकिंग अप लेट इन नाइट. एक बात समझना, ऐसा होगा आप बिस्तर पे लेटे रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, दिमाग इतना तेजी से दौड़ेगा, आपकी आंखें खुली रहेंगी, पर पड़े रहो बिस्तर पे लेटे रहो, बार बार उठा के किताब खोलने की जरूरत नहीं होती है. ओके. शुरुआत के 4 पेपर्स में ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना कि रात रात भर जग के गए, क्योंकि 7वें 8वें दिन तक आते आते स्टेमिना टूट जाएगा, फिर आप बीमार हो जाओगे. हर पेपर में आपको 45 आवर्स मिल रहे हैं, विच इज मोर देन सफिशिएंट. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है. और अगर यहां तक अभी तुम बैठे हुए हो तो इसका मतलब अब तुम पास हो गए, ये बात भी बता देता हूं मैं आपको. सो डोंट वरी, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. ओके. एंड 20 नवंबर को लालू मैं आपको नवंबर एग्जाम का पेपर दे दूंगा. ठीक है. चलो, गॉड ब्लेस यू. ओके, बाय बाय.